ओके, ये जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को हम नॉर्मल सेंस में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी कहते हैं। डेप्रिसिएशन का जो बेसिक आइडिया है वो इस आइडिया के गिर्द घूम रहा होता है कि जब भी हम कोई बड़ा सामान या बड़ा एसेट परचेज करते हैं, तो जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जितने एसेट हम परचेज करते हैं वो सारे के सारे एसेट जो हैं वो बैलेंस शीट में नजर आती हैं। ठीक है, अब होता ये है कि जब भी आप कोई बिजनेस रन कर रहे होते हैं तो उस बिजनेस के अंदर उस एसेट का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। जिस तरीके से मैंने आपको डेप्रिसिएशन के लेक्चर में एक छोटे से होटल में टीवी की एग्जांपल दी, ठीक है, या आप अगर फर्ज करें आप गाड़ियां बना रहे हैं या आप कोई और प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट को तैयार करने में वो जो प्लांट है जिसमें आप उस प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं, ठीक है, वो प्लांट बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है। लेकिन वो प्लांट जो कि आप ऑलरेडी एक दफा खरीद चुके होते हैं, इसलिए उस प्लांट का कोई हिस्सा उसके अंदर शामिल नहीं हो पाता, जो भी चीज आप बना रहे होते हैं। ठीक है, तो जो एसेट आपने परचेज किया हुआ है उस एसेट की कॉस्ट की एलोकेशन सेल्स के साथ ऑफसेट करने के लिए जरूरी होती है। मैं अगर इसको छोटी सी एग्जांपल बना के दोबारा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं आप में से उन लोगों के लिए जिन्होंने बिल्कुल लेक्चर नहीं देखा, लेट सपोज मैं इसको एक बिल्कुल छोटे से काम के तौर पर शुरू करता हूं। मैंने कहा कि मैंने एक प्लांट खरीदा है, ठीक है, और वो प्लांट करेगा क्या, वो जो प्लांट है वो लेट सपोज बोर्ड मार्कर बनाया करेगा। ठीक है, वो प्लांट बोर्ड मार्कर बनाएगा। अच्छा, अब मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि जो बोर्ड मार्कर है वो एक बोर्ड मार्कर मैं 30 रुपए का बेच दिया करूंगा, और उस बोर्ड मार्कर बनाने की जो कॉस्ट है जिसके अंदर सारे एक्सपेंस शामिल हैं, उसके अंदर मटेरियल भी शामिल है, उसके अंदर उसकी इंक शामिल है, उसके अंदर उसका फोम शामिल है, उसके अंदर लोगों की तनख्वाहें शामिल हैं। ठीक है, ये सारे एक्सपेंस मैंने डाल दिए उसके अंदर, और सारे एक्सपेंस डालने के बाद मेरे पास जो पर मार्केट की कॉस्ट आई वो लेट सपोज आई 16 रुपए। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज रह गई, वो रह ये गई कि जब ये मैंने प्लांट परचेज किया था ना, जब मैंने ये प्लांट परचेज किया था तो मुझे ये बताया गया था कि ये जो प्लांट है इस मुझे ये बताया गया था कि इस प्लांट की जो कीमत है वो लेट सपोज $1 लाख है। ठीक है, मैंने $1 लाख का ये प्लांट परचेज किया था, और मुझे ये बताया गया था कि ये प्लांट जो है ये तकरीबन इसकी लाइफ जो है वो 5 इयर्स है, कि ये प्लांट जो है कि तकरीबन 5 साल चलेगा। ठीक है, और 5 साल के बाद ये इतना पुराना हो जाएगा कि आप बड़े आराम से इस प्लांट को फिर तकरीबन $20,000 का बेच सकेंगे। ठीक है, यानी कि आपने आज ये प्लांट खरीदा है $1 लाख का, आप इसको 5 साल इस्तेमाल करेंगे, और 5 साल इस्तेमाल करने के बाद आप इस प्लांट को $20,000 तक का बेच सकेंगे। ये एस्टिमेशन है। ये जो 1 लाख है ये इस प्लांट की कॉस्ट आ गई। ये जो 5 साल है ये इस प्लांट की लाइफ, या मैं इसको अगर मैं कहूँ तो इस प्लांट की यूजफुल लाइफ होगी, कि जितने टाइम पीरियड में ये प्लांट अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो सकेगा। और ये जो $20,000 है ये उसकी कहलाएगी सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू का मतलब होता है कोई ऐसी वैल्यू जो कि उसकी लाइफ पूरी होने के बाद हो। इसको हम एक और जबान में रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, अब देखें इस बात का मतलब क्या हुआ। इस बात का मतलब ये हुआ कि आप 5 साल के दौरान 1 लाख माइनस 20,000 आप तकरीबन 80,000 का प्लांट इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, और अगर आप 80,000 का प्लांट जो है वो 5 साल इस्तेमाल करेंगे, इसका मतलब है कि आप तकरीबन हर साल जो आप प्लांट इस्तेमाल कर रहे होंगे वो प्लांट इस्तेमाल कर रहे होंगे $16,000 का, सॉरी $1,60,000 का। ठीक है, तो आप तकरीबन इतने का प्लांट इस्तेमाल कर रहे होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि लेट्स सपोज अगर एक जो बोर्ड मार्कर जो हम बनाते हैं, फर्ज करें कि अगर हम एक मिनट, ये लोग जरा ओके, फर्ज करें कि अगर मैं ये कहूं कि मेरी कंपनी जो है वो
मैं फर्ज करें मैं ये कहूँ कि मेरी कंपनी हर साल 1 लाख मार्कर्स बनाएगी, फर्ज करें। इसका मतलब क्या हुआ, चूंकि 1 लाख मार्कर बनाएगी और हर साल 1,60,000 रुपए की का इक्विपमेंट भी इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब है कि हर मार्कर में तकरीबन सिचुएशन क्या बनेगी कि हर मार्कर में तकरीबन और तकरीबन 1 रुपए और 60 पैसे की तो प्लांट इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये जो प्लांट इस्तेमाल करने का कॉन्सेप्ट है, इसको हम फाइनेंस में, इकोनॉमिक्स में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब देखें, ये जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, ये हम चूंकि किसी को पे नहीं कर रहे, इसलिए कि प्लांट तो हमने पहले से खरीदा हुआ है, इसलिए इस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को हम अक्सर कहते हैं कि इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस और नॉन कैश आइटम। कि ये एक ऐसा आइटम है, ये एक ऐसा एक्सपेंस है जो कि इस्तेमाल तो हो रहा है मगर ये कैश हम इसमें पे नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन हम इसको यहाँ पर शो जरूर करते हैं। इसीलिए हम डेप्रिसिएशन को अब डिफाइन कैसे करते हैं, हम डेप्रिसिएशन को नॉर्मली इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि हम कहते हैं जी डेप्रिसिएशन इज सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। हमने सिंपली कहा क्या, हमने कहा कि ये क्या चीज है, ये एलोकेशन है, एलोकेशन है कॉस्ट ऑफ एसेट की, ठीक है, ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। अब यहाँ पे मेरे लिए कॉस्ट ऑफ एसेट बेसिकली क्या था, यहाँ पे मेरे लिए कॉस्ट ऑफ एसेट बेसिकली था 1 लाख माइनस 20,000, 80,000 मेरे लिए कॉस्ट ऑफ एसेट था। इसकी यूजफुल लाइफ कितनी थी, इसकी यूजफुल लाइफ थी 5 साल। तो मैंने सिंपली किया क्या है, मैंने सिंपली किया ये है कि मैं अगर इस तरह लिखूं कि मैंने सिंपली किया क्या है कि 1 लाख माइनस 20,000 और इसको मैंने डिवाइड किया है किस चीज के साथ, इसकी लाइफ के साथ, विच इज 5 years। तो जब मैंने इसको इसकी लाइफ के साथ डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर बेसिकली क्या आ गया, मेरे पास आंसर आ गया कि जी 80,000 और डिवाइडेड बाय 5 और इसका अल्टीमेट मेरे पास आंसर कितना आ गया, 1,60,000 रुपए। कि मुझे बता दिया गया कि मैंने डेप्रिसिएशन जो है वो 1,60,000 रुपए 1 साल की रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। सर ये जी सॉरी 16,000 नहीं आता? अच्छा 16,000 है, यस ठीक है 16,000 आ रहा है, सॉरी मैं मुझे लगा शायद वो 10 लाख है, तो फिर तो यहाँ पे भी 16 होना चाहिए, ठीक है, ठीक है 16,000, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने उसको सिंपली एलोकेट किया है और हमने कुछ भी नहीं किया इसके अंदर, ठीक है। सो दिस इज व्हाट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज। कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या है, आप सिंपली अपने एसेट्स की कॉस्ट को एलोकेट कर रहे हैं ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। इसकी जो बेसिक जो सिग्निफिकेंस है वो सिग्निफिकेंस ये है कि ये नॉन कैश आइटम है, कि आप ये कैश कभी भी किसी को पे नहीं करते, ठीक है। डेप्रिसिएशन जो है प्रैक्टिकल नेचर में बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म का एक्सपेंस है। दुनिया भर की हुकूमतें जब भी ये चाहती हैं कि किसी खास एरिया के अंदर बिजनेसमैन इन्वेस्ट करे, तो जो नॉर्मल तरीकेकार है हुकूमतों के पास वो यही होता है कि वो उन्हें डेप्रिसिएशन अलाउंस ऑफर करती है। मिसाल के तौर पर ये 2008 और 2009 में जब पाकिस्तान में बिजली की बहुत शॉर्टेज थी, तो हुकूमत ने जो ऑफरिंग की थी वो यही ऑफरिंग की थी कि अगर एक कंपनी अपना नया बिजली का प्लांट लगाएगी तो हम उसे डेप्रिसिएशन ऑफर करेंगे, ठीक है। तो ज़ाहिर डेप्रिसिएशन का फायदा ये होता है कि डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस आप रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन आपने उसको पे नहीं करना होता और आपको मजीद टैक्स का भी बेनिफिट हो जाता है उसके अंदर, ठीक है। दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ डेप्रिसिएशन। अब ज़ाहिर डेप्रिसिएशन निकालने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, तो मैं इसको जरा थोड़ा सा बेसिक आपके साथ चीजें एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम इसको आगे चलेंगे मजीद। मिसाल के तौर पर मैं अगर एक छोटा सा सवाल ऐसे ही उठाऊं कि मैं आपसे कहूं कि कंपनी ने परचेज किया है कोई एसेट, फर्ज करें उसने कोई इक्विपमेंट परचेज किया है और उस इक्विपमेंट की जो कॉस्ट है वो फर्ज कर लें कि $1 लाख है।
या 1 लाख रुपए है। अच्छा, ये जो कंपनी ने जो $1 लाख का चीज परचेज की है, इसको भी इंस्टॉल करना है, तो इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है वो एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सा प्रोसेस है जिसके थ्रू इंस्टॉल होगा। तो फर्ज करें इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी $50,000 है, ठीक है। और ये जब इक्विपमेंट परचेज किया है, तो ये इक्विपमेंट बेसिकली कराची से परचेज हुआ, और हमारा जो प्लांट है वो इस्लामाबाद में लगा हुआ है। तो हुआ ये कि इसको जो लेकर आने का खर्चा था, फ्रेट कॉस्ट, वो भी हमें पड़ गई, और वो फर्ज करें हमें पड़ गई $20,000, ठीक है। अब आप देखें, इसका मतलब है कि इक्विपमेंट मुझे कब मिलेगा? जब मैं $1 लाख पे करूंगा कंपनी को, $20,000 पे करूंगा उसके किराए की, फ्रेट कॉस्ट के, और उसके बाद कुछ लोगों को बुलाऊंगा जो कि उस कंपनी को, जो कि उस इक्विपमेंट को इंस्टॉल करेंगे, और वो भी मुझसे $50,000 ले लेंगे। इसका मतलब है कि मुझे ये सारे जो पैसे मैं खर्च कर लूंगा, उस वक्त मैं इस पोजीशन में आऊंगा कि मैं इसको इस्तेमाल कर सकूं, ठीक है। इसका मतलब यह है कि इस केस में जो रियल कॉस्ट है वो मेरे लिए 1,70,000 है, ठीक है। तो मुझे इस चीज को समझना है हमेशा कि जो कॉस्ट है, कॉस्ट को हम किस तरीके से मालूम करते हैं? कॉस्ट को हम इस तरीके से मालूम करते हैं कि सारा एक्सपेंडिचर करने के बाद हमें कितना पड़ा है। तो मेरे लिए कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट क्या है? 1,70,000 रुपए। इस एसेट की जो लाइफ वो फर्ज करने 5 साल है, और इसकी जो सैल्वेज वैल्यू है, सैल्वेज वैल्यू का मतलब होता है कि जब आप किसी एसेट को फारिग करेंगे उस वक्त क्या होगी। फर्ज करें उसकी सैल्वेज वैल्यू है 20,000, ठीक है। आप इसके लिए लफ्ज सैल्वेज वैल्यू भी इस्तेमाल कर सकेंगे, आप इसके लिए लफ्ज रेजिडुअल वैल्यू भी इस्तेमाल कर सकेंगे, ठीक है। ओके। अब हमारे पास मुख्तलिफ मेथड्स मौजूद हैं डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने के। जो सबसे मेन मेथड है, जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी होता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। हम उसको नॉर्मल कहते हैं जी, SL या स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड जिस तरीके से नाम से जाहिर है कि ये बड़ा सिंपल सा मेथड होता है, जिसके अंदर हम सिर्फ ये करते हैं कि प्रॉपर एलोकेशन के थ्रू रिकॉर्डिंग कर लिया करते हैं। तो स्ट्रेट लाइन मेथड निकालने का तरीकाकार सिंपल ये है कि कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस सैल्वेज वैल्यू, अगर कोई है तो, एंड डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ एसेट, ठीक है। इट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट। तो अगर मैं इसको यहीं पे इस्तेमाल करूं, तो आप देखिए अब मेरे पास जो सिचुएशन है वो क्या बनेगी। मेरे पास सिचुएशन कुछ इस तरीके से बनेगी कि 1,70,000 माइनस 20,000 और डिवाइडेड बाय लाइफ इसकी कितनी आ गई? 5 साल, ठीक है। यानी माइक बंद कर लें जिसका भी चल रहा है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि बड़े सिंपल तरीके से मैं अगर देखूं, तो मेरे पास जो सिचुएशन आ गई वो आ गई 30,000 पर ईयर, ठीक है। सो दिस इज माई depreciation expense, depreciation expense using straight line method, ठीक है जी। अच्छा, मैं अगर इस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का एक टेबल बनाने की कोशिश करूं, तो देखें वो टेबल नॉर्मली किस तरीके से बनता है। टेबल नॉर्मली हम इस तरीके से बनाते हैं कि ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, उस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के साथ एक और जो चीज इस्तेमाल होती है, दैट इज नॉर्मली कॉल्ड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एंड देन द बुक वैल्यू। दिस इज द टेबल। अब आप देखें, अगर मैं कहूं आज की बात, आज मैंने एसेट खरीदा है, तो आज का टाइम पीरियड 0 है। देर इज नो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, देर इज नो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो बुक वैल्यू क्या है एसेट की? वो है 1,70,000 रुपए, ठीक है। अब पहला साल हुआ, पहले साल में डेप्रिसिएशन मैंने जब स्ट्रेट लाइन मेथड के जरिए रिकॉर्ड की, तो वो कितनी आ गई? 30,000, ठीक है।
तो एक्यूमुलेटेड भी कितनी आ गई 30,000, और 1,70,000 में से जब मैंने 30,000 माइनस किया तो कितनी फिगर आ गई 1,40,000। सेकेंड ईयर में दोबारा क्या हुआ कि मेरा डेप्रिसिएशन अभी भी 30,000 है। अब एक्यूमुलेटेड कितनी हो गई है, एक्यूमुलेटेड हो गई है कि पहले 30,000 थी और अब भी ये 30,000 है। इसका मतलब है एक्यूमुलेटेड कितनी हो गई 60,000। इसका मतलब है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस, दैट depreciation expense relates to 1 year whereas accumulated depreciation relates to start of the having assets till now, कि जिस टाइम से हमने एसेट्स परचेज किया था उस टाइम से लेके आज तक कितनी है, दैट इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और ये जो बुक वैल्यू होती है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है कि इसको हम कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करते हैं तो हमारे पास बुक वैल्यू आती है। तो बुक वैल्यू किसके बराबर हो गई, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ बुक वैल्यू। इसी तरह आप आगे चलें 3, 4, 5 ईयर कर लें तो बिल्कुल इसी तरीके से आपका ये बनता चला जाएगा, बिल्कुल इसी तरीके से आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ती चली जाएगी और बिल्कुल इसी तरीके से आप इसमें से इसको माइनस करते रहेंगे। एक्सक्यूज मी सर, कॉस्ट में से, जी जी फरमाएं। सर ये एक्यूमुलेटिव की समझ नहीं है, एक्यूमुलेटिव डिप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं सर? जब मैं लफ्ज कह रहा हूं ना एक्यूमुलेटेड, है ना, तो आप देखें कि एक्यूमुलेटेड का मतलब ही ये बन रहा है कि उस वक्त तक एक्यूमुलेट हुई हुई, यानी कि देखें जब ये पहला साल था तो उस वक्त तक कितनी एक्यूमुलेट हुई थी 30,000। जब दूसरा साल आया तो पहला साल और दूसरा साल इन दोनों की मिलाकर कितनी हो गई 60,000। जब तीसरा साल आया तो पहला साल दूसरा साल तीसरा साल मिला के कितनी हो गई 90,000। ठीक है, जब चौथा साल आया तो 4 साल की मिला के कितनी हो गई 1,20,000। और जब 5वां साल आया तो 5 साल की मिला के कितनी हो गई 1,50,000। ठीक है, गॉट इट, ओके। सो दिस इज हाउ हम नॉर्मली जो हमारा जो डेप्रिसिएशन का जो टेबल है वो बिल्कुल इसी स्टाइल में बनता है। आप जो बाकी मेथड देखेंगे उसके अंदर भी आपको अप्रोक्सीमेटली इसी स्टाइल में आपको बने हुए मिलेंगे, सिर्फ ज़्यादा उसके अंदर वैल्यूज थोड़ी सी डिफरेंट होंगी मगर बाकी सारी चीजें आपकी बिल्कुल सेम होंगी। सो दिस इज द नॉर्मल डेप्रिसिएशन टेबल। ठीक हो गया जी, यहां तक कुछ सवाल है तो बताएं ताकि फिर हम आगे चलें, अदरवाइज। नो सर। ओके जी, अच्छा अब अगर मैं थोड़ा सा मजीद अपना आगे चलें तो अब आप देखें कि फर्ज करें कि मैं एक छोटा सा बिजनेस चला रहा हूं और उसके अंदर मैंने साल में कुछ सेल्स की और वो फर्ज करें वो सेल्स जो है वो है 5 लाख रुपए या 5 लाख डॉलर की। अच्छा, ये जो सेल्स हैं ये सामान मैंने बेसिकली खरीदा था, तो जो कॉस्ट ऑफ सेल्स थी, ये सामान जो मैंने बेचा है ये फर्ज करें मैंने खरीदा था 2,50,000 या 2,80,000 रुपए का। ठीक है, तो यहां से जो पहली चीज माइनस होके आई वो क्या आ गई, इस आइटम को हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट नॉर्मली। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम इसमें से लेस करते हैं 2 अदर चीजें, एक कहलाता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और दूसरे कहलाते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस। जिस तरह नाम से जाहिर है कि जी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में वो एक्सपेंसेस होते हैं जिनका ताल्लुक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ होता है और सेलिंग में वो एक्सपेंसेस होते हैं जिनका ताल्लुक सेल्स के साथ होता है। मिसाल के तौर पर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, सेल्समैन सैलरी, सेल्समैन कमीशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अब हमारे पास इस वक्त मैं आसानी के लिए अज्यूम कर रहा हूं कि जो हमारे पास एक्सपेंस है वो 3 किस्म के एक्सपेंस है। एक ये कंपनी रेंट एक्सपेंस पे कर रही है,
एक ये कंपनी जो है ये यूटिलिटीज एक्सपेंस यानी कि बिजली के खर्चे पे कर रही है, ठीक है। और तीसरा मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि तीसरा ये जो कंपनी पे कर रही है दैट इज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक है। इस तरह सेलिंग एक्सपेंस में वो सिर्फ सेल्स कमीशन पे कर रही है, फर्ज कर लें, ठीक है। अब आप देखें सिचुएशन क्या बनेगी। सिचुएशन कुछ इस तरीके से बनेगी कि इसने जो रेंट पे किया वो फर्ज करें 25,000 था, यूटिलिटीज पे की वो फर्ज करें 15,000 था, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो आप फर्ज करें इसने जो पे किया वो 30,000 था। इस तरीके से इसका जो टोटल एक्सपेंस है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस वो कितना आ गया, वो आ गया 70,000 रुपये। इसको मैंने समझाने के लिए मैंने इसका ब्लॉक बना दिया। इसी तरीके से जो सेल्स कमीशन था वो इसने फर्ज करें टोटल पे किया 30,000, ठीक। इसका मतलब है अगर मैं इन दोनों को कर लूं तो मेरे पास इस कंपनी का नेट प्रॉफिट या नेट इनकम आ जाएगी, ठीक है, नेट प्रॉफिट। लेकिन ये अभी नेट प्रॉफिट जो है ये बिफोर टैक्स है, क्योंकि इसमें ज़्यादा टैक्स की बात नहीं हुई। अब मैं अगर देखूं तो 2,20,000 माइनस 70,000 और माइनस 30,000, तो ये इस कंपनी का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। अब इसमें से हम टैक्स को लेस करेंगे, ठीक है। अच्छा, फर्ज कर लें कि टैक्स जो है वो फर्ज कर लें 30% है। अगर 30% टैक्स होगा तो ये टैक्स लेस हो गया, 1,20,000 का 30% 36,000 होता है। तो यहाँ मैंने फिर मालूम कर ली अगली बात कि इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो आफ्टर टैक्स कितना है, ठीक है। वो मुझे पता चल गया जी कि इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो आफ्टर टैक्स हो गई आ गया, ठीक है। ये मेरे पास एक बिल्कुल सिंपल सी इनकम स्टेटमेंट आ गई है, ठीक है। और ये वाली इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट आपने, मुझे उम्मीद है कि वो जो लेक्चर्स हैं अकाउंटिंग वाले उनमें देख लिया होगा। अच्छा, अब देखें ये मैंने आपको बताया क्यों, इतनी लंबी कहानी मैंने करवाई क्यों, इसको अब हम जरा समझ लेते हैं 1 मिनट। इस इतनी लंबी कहानी समझाने का जो मतलब था वो बेसिकली ये था कि देखिए ये जो सेल्स है ना, हो सकता है कि इस कंपनी ने ये सेल्स कुछ कैश पे की हो और कुछ उधार पे की हो, ठीक है। जो कैश पे की हैं वो इनको कैश मिल गया होगा, जो उधार पे की हैं वो हो सकता है कि 2 महीने बाद मिल जाए, लेकिन मिल जाएगा पैसे, ठीक है। इसका मतलब है कि ये 5 लाख रुपए इनको मिल जाएंगे। आसानी के लिए फिलहाल मैं ये फर्ज कर लेता हूं कि ये सारे पैसे इनको मिल गए, सारा कैश मिल गया, सारा कैश पे कर दिया। उस सिचुएशन में क्या हुआ कि ये 5 लाख रुपए इनको मिल गए हैं, ये 2,80,000 रुपए जो सामान खरीदा था वो इन्होंने पे कर दिए हैं। तो इसका मतलब है अब इनके पास जो कैश है वो होना चाहिए था 2,20,000। उस 2,20,000 में से इन्होंने रेंट पे कर दिया, उस 2,20,000 में से इन्होंने यूटिलिटीज पे कर दी, ठीक है। उन 2,20,000 में से इन्होंने ये डेप्रिसिएशन पे करने की कोशिश की, तो इनको पता चला कि नहीं भाई, डेप्रिसिएशन जो है ना ये प्रैक्टिकली इट्स अ, जिस तरह मैंने आपको अभी बताया कि इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस। ये नॉन कैश एक्सपेंस है और ये पे होता ही नहीं है, ठीक है। ये नॉन कैश एक्सपेंस है और ये पे ही नहीं होता, ठीक है। अब हुआ ये कि मैं अगर इसको यहाँ पे दोबारा लिखूं तो हुआ ये कि उसने कहा ये हमने पे कर दिया, फिर उसने कहा जी ये भी हमने कर लिया, ठीक है। इसका मतलब है कि ये भी ऐसे ही हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो 25,000 है ये उसने पे कर दिया, ये 15,000 पे कर दिया, लेकिन 30,000 उसने पे नहीं किया, इसलिए कि जाहिर है 30,000 पे नहीं होता। और उसके बाद ये वाला 30,000 भी उसने पे कर दिया। इस लिहाज से जब वो कैश की शक्ल में देख रहा है तो कैश की शक्ल में असल में 2,20,000 माइनस 25,000 माइनस 15,000 और माइनस 30,000 कैश की शक्ल में उसके पास जो पैसे आए हैं वो 1,20,000 नहीं आए बल्कि 1,50,000 आए, ठीक है। अब आप यहां से जरा अकाउंटिंग का और नॉर्मल डिफरेंस देख लें। मैंने अकाउंटिंग में लिखा था कि मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से 1,20,000, लेकिन मेरे पास जो असल में कैश मौजूद है वो है 1,50,000। अब क्या ये बात टैक्स वालों को नहीं पता? नहीं, उन्हें पता है, ऑब्वियसली, वो बेवकूफ लोग थोड़ी हैं। तो फिर वो मुझसे जो टैक्स अप्लाई कर रहे हैं वो 1,50,000 पे क्यों नहीं कर रहे, वो 1,20,000 पे क्यों क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कानून इस तरीके से बना हुआ है। अभी भी वो जो मुझसे टैक्स लेंगे वो यही लेंगे 36,000 रुपए, 1,20,000 पे वाला, ठीक है। अब देखें
मेरे पास जो कैश बचा होगा वो क्या बचा होगा, 84,000 नहीं, बल्कि कैश मेरे पास अवेलेबल होगा 1,14,000। इस पॉइंट को जरा और से देख लें कि जब मैं अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं तो अकाउंटिंग में लिखा हुआ होगा कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है मेरा 84,000, जबकि जो मेरे पास असल प्रॉफिट है वो कितना आ रहा है, असल प्रॉफिट मेरे पास आ रहा है 1,14,000 रुपए, ठीक। और इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस बेसिकली वही 30,000 रुपीज का डिफरेंस है। क्यों, क्योंकि 30,000 रुपीज क्या चीज है, 30,000 रुपीज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, ठीक है। अब मेरे सामने सवाल बेसिकली ये पैदा होता है कि देखिए अभी तक आपने जितने सवाल सॉल्व किए थे ये प्रेजेंट वर्थ के और सारे वर्थ के, वो तो आपके सामने एक छोटी सी एग्जांपल गिवन थी जिसमें लिखा होता था कि आपकी सेविंग इतनी हो जाएगी और आप उस सेविंग की वर्थ निकाल लेते थे। अब सवाल बेसिकली ये है, अब मुझे वो सेविंग निकालनी है। अभी तक आपके पास वो सेविंग दी होती थी, अब मुझे वो सेविंग निकालनी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो जो मैंने जो सेविंग निकालनी है वो सेविंग मैं ये 84,000 की लूं या 1,14,000 की लूं, कोई इसका जवाब देगा कि मैं वो जो सेविंग है, जब मैं जब बिजनेस का एनालिसिस कर रहा हूं तो मैं ये देखूं कि मुझे इस बिजनेस से हर साल 84,000 का फायदा हो रहा है, या मैं ये देखूं कि मुझे हर इस बिजनेस से 1,14,000 का फायदा हो रहा है। जी कोई जवाब देगा इसका? 84,000 से सर। हाँ, अच्छा, अब यहाँ पे वो फर्क है बेसिकली कि ये जो 84,000 है ना, दिस इज अकाउंटिंग प्रॉफिट, दिस इज अकाउंटिंग प्रॉफिट, ठीक है। हम जो कि एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम एनालिसिस में ये देखने की कोशिश करते हैं कि बिजनेस को असल में फायदा हो कितना रहा है। तो बिजनेस को जो असल फायदा हो रहा है वो ये हो रहा है 1,14,000, और फायदे को अब हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कैश की शक्ल में कि बिजनेस को जो कैश मिल रहा है वो 1,14,000 मिल रहा है। चूंकि बिजनेस को कैश 1,14,000 मिल रहा है इसलिए वी आर गोइंग टू यूज दिस 114,000, और इस 114,000 के लिए मैं लफ्ज क्या इस्तेमाल करता हूं, मैं इसके लिए कहूंगा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। 1,14,000 अपना 84,000 क्या चीज है, 84,000 है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और ये 1,14,000 क्या चीज है, ये है कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, ठीक है। ये क्या चीज है, दिस इज कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। और मैंने जब भी एनालिसिस करना है तो मैंने असल में ये वाला कैश फ्लो इस्तेमाल करना है, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, ठीक है। और ये कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बनता कैसे है, ये बनता है डेप्रिसिएशन की वजह से। और इसका नॉर्मल अगर मैं मालूम करने की कोशिश करूं तो क्या बनेगा इसका फार्मूला सिंपल ये बनेगा कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है। ऐसे ही है ना, आप अगर देखें तो यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे बिल्कुल यही वाली बात हुई है कि मैंने किया क्या है कि मैंने इसके अंदर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उठाया 84,000, उसके अंदर प्लस क्या किया 30,000, ठीक है। जब मैंने इनको कर लिया तो मेरे पास सिंपली जो इसका जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, वो आ गया मेरे पास 1,14,000, ठीक है ना। और ये वही चीज है, और ये बिल्कुल वही चीज है जो अभी ऊपर मेरे सामने भी लिखी हुई है। जब जब मैंने इसको बाकायदा तरीके से निकाला है तब भी इसकी वैल्यू बिल्कुल यही वाली आई है, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट इज कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। तो हम ये जो बेसिकली टॉपिक था ये वो वाला टॉपिक है जो आपकी 4th वीडियो है जिसमें जिसका टाइटल है व्हाई कैश फ्लो इज यूज्ड इन प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, ठीक है। तो वाई हम कैश फ्लो क्यों यूज करते हैं, हम कैश फ्लो इसलिए यूज करते हैं कि कैश फ्लो वो एक्चुअल
एक्चुअल फायदा है जो कि किसी प्रोजेक्ट को चलाने की शक्ल में हमारे सामने आ रहा है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वजह से हमें एक बेनिफिट मिलता है जो कि हम बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं, उसमें कोई मसला नहीं हमारे लिए। और ये गवर्नमेंट को भी पता होता है, और गवर्नमेंट खास तौर पर ये वाला बेनिफिट हमें दे भी रही होती है ताकि बिजनेस चले और मुल्क चले। जी, कुछ आइडिया हुआ क्लियर थोड़ा बहुत? यस सर। अच्छा जी, एक तो ये वाला मसला हमारा हल हो गया। तो हमने 1 2 3 काम देख लिए। मेरा ख्याल है पहला काम हमने ये देख लिया कि हमने डेप्रिसिएशन को डिफाइन कर लिया। उसके बाद डेप्रिसिएशन का कोई एक मेथड मैंने उठाया, और उस एक मेथड के जरिए मैंने आपको डेप्रिसिएशन का टेबल बना के दिखा दिया। ठीक है। उसके बाद मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दी कि जो एसेट है उसकी कॉस्ट हम मालूम कैसे करते हैं। तो किसी भी एसेट की कॉस्ट सिर्फ उसकी खरीद प्राइस नहीं होती, उसकी परचेज प्राइस नहीं होती, बल्कि वो तमाम एक्सपेंसेस शामिल होते हैं जिन एक्सपेंसेस के बाद वो इक्विपमेंट इस पोजीशन पे पहुंचता है कि उसको इस्तेमाल किया जा सके। ठीक हो गया। अच्छा, ये भी आपको पता चल गया कि डेप्रिसिएशन का इसका मतलब है शेड्यूल जो है वो हम शुरू में ही बना लेते हैं। तो शुरू में बनाने का मतलब है कि इट इज अ सिस्टमैटिक एलोकेशन, कि हम इसको सिस्टमैटिकली एलोकेट कर रहे हैं। क्योंकि हमने ये सारा काम शुरू में कर दिया है इसका मतलब ये है कि ये इस पे खासी हद तक एस्टिमेशन भी इन्वॉल्व है। मिसाल के तौर पर मैंने ये मालूम कर लिया कि 5 साल के बाद ये एसेट 20,000 का बिकेगा। अब मुझे क्या पता कि वो बिके या ना बिके, ठीक है ना। तो तो इसका मतलब है कि ये जो 20,000 रुपीज या डॉलर्स हैं, ये एक किस्म का एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है, एस्टिमेटेड अमाउंट है। हो सकता है कि आप ये एसेट 2 साल के बाद बेच दें, हो सकता है आप इसको 3 साल के बाद बेच दें, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम ये सारा काम पहले से कर लेते हैं। अच्छा, अब फर्ज करें कि ऐसा हो जाए कि कि फर्ज करें ऐसा हो जाए कि एट द एंड ऑफ ईयर 3, ठीक है, कंपनी ने कहा कि कंपनी प्लान टू रिप्लेस दिस इक्विपमेंट। ठीक है, और उन लोगों ने कहा कि यार हम ये वाला इक्विपमेंट जो है वो रिप्लेस करते हैं और नया ले लेते हैं। ठीक है, एंड दे डिस्पोज्ड ऑफ दिस इक्विपमेंट। उन्होंने ये वाले इक्विपमेंट को डिस्पोज ऑफ कर दिया एट प्राइस ऑफ लेट्स सपोज ₹95,000। ठीक है, उन्होंने इस प्राइस को, इस एसेट को डिस्पोज ऑफ कर दिया है। किस प्राइस के ऊपर डिस्पोज ऑफ किया? 95,000 के ऊपर। और जिस दिन इसको डिस्पोज ऑफ किया वो ईयर 3 था। अच्छा, अब देखें इस सिचुएशन में क्या होगा हमारे पास। हमारे सामने अब क्या यानी के मसाइल आ सकते हैं। अच्छा जी, अब इन लोगों ने जो कि इस एसेट को डिस्पोज ऑफ कर दिया, अब आप देखें कि जो डिस्पोजल प्राइस थी वो असल में कितनी बताई है हमें इस सवाल के अंदर? 95,000। ठीक है, और जिस दिन इसको डिस्पोज ऑफ किया है एंड ऑफ ईयर 3, उस दिन इसकी बुक वैल्यू क्या थी? बुक वैल्यू का मतलब है कि उस दिन इसके ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन माइनस होकर क्या सिचुएशन बन चुकी थी। तो मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं बुक वैल्यू ऑन एंड ऑफ ईयर 3। ठीक है, उस दिन इसकी बुक वैल्यू क्या थी आप ये जाके देखें। दिस इज ईयर 3, और ईयर 3 के आखिर में इसकी बुक वैल्यू क्या बन गई? 80,000। अब आप देखें उस दिन इसकी बुक वैल्यू थी 80,000 और उसको बेचा गया है कितने का? 95,000 का। इसका मतलब है कि आपने एक चीज को उसकी कीमत से
15,000 रुपये ऊपर भेज दिया, उसकी बुक वैल्यू से 15,000 रुपये ऊपर भेज दिया। अब ये जो 15,000 रुपये है, दिस विल बी कॉल्ड गेन ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट, या गेन ऑन सेल ऑफ, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट। ठीक हो गया? अच्छा, अब देखिए, आपको जब ये 15,000 रुपये का गेन होगा तो गेन फायदा होता है और फायदे पे टैक्स होता है। ठीक, अब फर्ज करें कि जो टैक्स रेट है इस वक्त, ठीक है, टैक्स ऑन गेन, वो फर्ज कर लें कि हमारे पास मौजूद है एट द रेट ऑफ 15%। अगर वो 15% के हिसाब से उस पे टैक्स ने अप्लाई होना है, इसका मतलब क्या हुआ कि 15,000 रुपए के ऊपर आपको 15% टैक्स भी देना पड़ेगा, 2,250 रुपए। तो इस सिचुएशन में आपके पास जो नेट गेन अवेलेबल होगा वो कितना होगा? वो होगा 15,000 और माइनस 2,250। ठीक है, तो जो आपको असल में जो आपको जो गेन अवेलेबल होगा वो असल गेन के कितना हो जाएगा? 12,750 रुपए। ठीक है जी, दिस इज अ कॉन्सेप्ट कि जब किसी एसेट को आप डिस्पोज ऑफ करते हैं, डिस्पोज ऑफ आप उसे किसी भी टाइम पे कर सकते हैं। ठीक है, और जाहिर है बिजनेस तो बहुत से डिसीजन रूटीन में ले ही रहा होता है। तो गेन निकालने का कॉन्सेप्ट जो है वो गेन या लॉस निकालने का कॉन्सेप्ट यहां तक है, और बाकी जो कॉन्सेप्ट है उसका ताल्लुक फिर उसके टैक्स की इम्प्लीकेशन के साथ है। टैक्स को अब हम साथ साथ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि टैक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने अक्सर देखा होगा ना, गवर्नमेंट किसी भी एरिया को जब उठाना चाह रही होती है तो उसका तरीकाकार यही होता है कि उसके टैक्स के मैकेनिज्म को चेंज किया जाए, उसके डेप्रिसिएशन के मैकेनिज्म को चेंज किया जाए। ठीक है जी, और यही कॉन्सेप्ट रिवर्स भी हो सकता था कि फर्ज करें कि मैंने ये एसेट डिस्पोजेबल प्राइस जो है ये 95,000 का नहीं बल्कि फर्ज करें 65,000 का खरीदा होता। अगर ये 65,000 का होता फिर ये जो गेन है, अब ये गेन ना होता, अब ये लॉस हो जाता। ठीक है, अब ये लॉस हो जाता एंड सो ऑन, फिर वो लॉस की सिचुएशन भी उसी तरीके से बनती रहती। ठीक है जी, यहां तक बात क्लियर हो गई? यस सर जी, तो हमने डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, हमने डेप्रिसिएशन का टेबल बनाना सीख लिया, हमने ये सीख लिया कि अगर किसी एसेट को लाइफ के दौरान या लाइफ के बाद बेचा जाए या उसको बेचा जाए तो गेन या लॉस की क्या सिचुएशन होती है, और गेन या लॉस की सूरत में टैक्स वगैरह का भी क्या इम्पैक्ट होता है। ठीक है, फिर हमने ये देख लिया अपनी एक और शीट के अंदर कि डेप्रिसिएशन का टैक्स पे कैसे इम्पैक्ट होता है। तो मुझे ये नजर आया कि डेप्रिसिएशन एक ऐसा एक्सपेंस है जिस एक्सपेंस की मौजूदगी में आप किसी को कैश तो नहीं पे करते, लेकिन चूंकि वो एक्सपेंस में लिखा होता है तो आपको टैक्स का बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, फिर मैंने ये देखा कि अगर मैं उस डेप्रिसिएशन के इम्पैक्ट को निकाल के बाकी बात करूं तो मेरे पास जो असल में प्रॉफिट आता है वो ज्यादा आता है। और फिर मैंने ये रिजल्ट निकाला कि ये जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है जो कि किताब में लिखा होता है, ये वो अकाउंटिंग प्रॉफिट है जो हम इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स के डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स के डिसीजन मेकिंग में हमारे लिए जो रेलेवेंट कॉन्सेप्ट है दैट इज नॉट इनकम आफ्टर टैक्स रादर देन दैट इज कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। ठीक है, और मैंने देखा कि कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकालने का जो सिंपल तरीकेकार है वो सिंपल ये है कि जो भी मेरी नेट इनकम आई है मैं उसके अंदर डेप्रिसिएशन को वापस ऐड कर दूं। अगर मैं डेप्रिसिएशन को वापस ऐड करूंगा तो मेरे पास कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ जाएगा, और ये वो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स है जिसने अल्टीमेटली इस्तेमाल होना है हर किस्म के डिसीजन मेकिंग के अंदर। गॉट इट जी यहां तक? यहां तक कुछ बात समझ आई है सबको या सर के ऊपर से गुजर गई है? आ गई सर। सिर्फ एक ही बंदा बोलता है, बाकी को आ नहीं रही है बोलता। सर, आ रही है। कौन आ रही है समझ?
जी सर। चलो शुक्र है। एक मिनट में क्या, अच्छा हाँ सॉरी, नहीं यार जूम निकाला था, हाँ ठीक है। अच्छा जी, मैं आप लोगों को एक और सवाल करा दूं, फिर आपको छुट्टी दे देंगे, ठीक है। और एक सवाल मैं इसलिए कराना चाह रहा हूँ कि उससे आप असाइनमेंट करने की सिचुएशन में हो जाएंगे। असाइनमेंट के लिए जो मैंने ग्रुप का कहा है, वो कोई भी 2 लोग 3 लोग ग्रुप बना लीजिएगा आपस में। मकसद सिर्फ ये है कि आप सारे थोड़ा वो सवाल देख लें, ठीक है। सर वो असाइनमेंट सबमिट कैसे कराए? फिर कोई एक बंदा ग्रुप पे सबमिट कराए या हाँ पूरा हाँ, ग्रुप? कोई एक करा दे, मैं उसको वैसे रिकॉर्ड कर लूंगा, डोंट वरी, ठीक है। जी ठीक है। उसका बेसिकली मंडे के दिन क्विज होना है, ठीक है। जी इसलिए पढ़ पढ़ लेना लाजमी, ये ना हो कि फिर बैठे हो सुकून से। अच्छा चलो जी, मैं स्ट्रेट लाइन मेथड मैंने आपको करा दिया है। मैं एक छोटा सा सवाल आपको अब कराना चाह रहा हूं किसी और मेथड का। फर्ज करें एक मेरे पास मौजूद है जी एसिड जिसकी कॉस्ट है 5 लाख। सारे प्लीज इसको जरा गौर से देखें। मेरे पास एक एसिड है जिसकी कीमत है 5 लाख, जिसकी सैल्वेज वैल्यू है, फर्ज कर लें 0, ठीक है। जिसकी लाइफ उसने मुझे बता दी है कि इसकी लाइफ है 5 साल, ठीक है। लाइफ कितनी बता दी है? 5 साल। और डेप्रिसिएशन का जो मेथड है वो इसने मुझे बता दिया है। वो कह रहा है जी, एक एक मेथड होता है जिसको हम नॉर्मली कहते हैं डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। मैं उसके लफ्ज यहां पे इस्तेमाल कर रहा हूं फिलहाल। 200% डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। इसको हम एक और जुबान में या नॉर्मल केस में एक और भी लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड डबल डिक्लाइनिंग। डबल या 200% ज़ाहिर एक ही चीज होती है, ठीक है। ये जो डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है, इसको हम कुछ कुछ किताबें इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करती हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, या एक और लफ्ज इस्तेमाल होता है दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। तो आप अगर ये सारे नाम देखें तो इन सारे नाम से आपको समझ के आती है रिड्यूसिंग, डिक्लाइनिंग, डिमिनिशिंग, सारी एक ही चीजें हैं, ठीक है। और सिर्फ बेसिक फर्क क्या है कि देखिए लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है डिक्लाइनिंग बैलेंस, रिड्यूसिंग बैलेंस, डिमिनिशिंग बैलेंस। इसका मतलब ये है कि अब हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे जो बैलेंस बच जाएगा उसके ऊपर, ठीक है। और जो हम मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज 200% डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। अब देखिए मुझे बिल्कुल उसी किस्म का टेबल बनाना है जिस किस्म का टेबल मैंने अभी यहां बनाया था। पहले मैंने क्या लिखा था? ईयर। उसके बाद मैंने क्या लिखा था? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। उसके बाद मैंने क्या लिखा था? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। उसके बाद मैंने क्या लिखा था? बुक वैल्यू, ठीक है। मैं बिल्कुल वही वाला काम दोबारा यहाँ पे कर रहा हूं ताकि, और मैं इसको, चलें जी, ये मेरे पास बिल्कुल उसी स्टाइल का टेबल आ गया। ओके जी, आप देखें सबसे जो इंपॉर्टेंट मसला है इसके अंदर वो है क्या, ये आप देख लें जरा। जो अक्सर प्रॉब्लम बनता है वो ये मसला है कि आपके सामने लिखा हुआ है इसकी लाइफ है 5 साल और मेथड लिखा हुआ है 200% डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। देखिए अगर फर्ज करें एक एसिड की लाइफ 5 साल हो नॉर्मल केस में, 5 साल, और आपने उसको डेप्रिशिएट करना हो तो हर साल कितना आप डेप्रिशिएट करेंगे कि 100% डिवाइडेड बाय 5, है ना। तो आंसर नॉर्मली कितना आ जाएगा? 20%, ठीक है। क्योंकि आप मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड या 200% डिक्लाइनिंग डबल मेथड। अब आप करेंगे सिंपल क्या, आप 200% को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, तो आंसर कितना आ जाएगा?
40%। इसका मतलब है इस सवाल के अंदर डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में जो मैंने रेट अप्लाई करना है वो कौन सा रेट अप्लाई करना है? 40%। ठीक हो गया? बात आ गई समझ? यस सर। Yes. अच्छा, अब चूंकि आप सारे समझदार लोग हैं, लेट सपोज इस सवाल के अंदर मैंने ये लाइफ दी होती 10 साल, तो डेप्रिसिएशन का रेट क्या होता? 20%। वेरी गुड। अगर मैंने यहाँ पे लाइफ दी होती फर्ज करें 7 साल, तो डेप्रिसिएशन का रेट क्या होता? 14। नहीं, गौर करो दोबारा। आप उसको 100% से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है जी सर, 100% से जी? डिवाइड करें फिर से मल्टीप्लाई करना है। जी, आपने उसको 100 से डिवाइड किया सबसे पहले, ठीक है, और उसके बाद फिर आपने उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये रेट तकरीबन आपका बनेगा 28.57%। ठीक है, यस सर। ये रेट क्या बनेगा? 24.578%। 28.57। ठीक है, चले खैर, ये चूंकि अभी मेरे पास 5 ही है, इसलिए मुझे इसकी फिक्र नहीं है। फिलहाल मैं आसान काम करता हूं। अब देखें क्या होगा। यहाँ का तो बड़ा सिंपल सा काम है, 0 0, और बुक वैल्यू कितनी है? बुक वैल्यू वही लिखी हुई है, 5 लाख। अब देखिए क्या हुआ, आप जरा गौर से देखिएगा। सबसे पहले ये जो 5 लाख है, ये जो 5 लाख है, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा किस परसेंटेज से? 40% से। ठीक है, क्योंकि डेप्रिसिएशन का रेट क्या बन रहा है यहाँ पे? 40%। मैंने 40% से मल्टीप्लाई किया, आंसर मेरे पास क्या आ गया जी? आंसर आ गया 2 लाख रुपए। ठीक है, एक्यूमुलेटेड भी कितनी हो गई? 2 लाख रुपए हो गई। बुक वैल्यू क्या क्या होती है हमेशा? आपको हम बता चुके हैं कि बुक वैल्यू किसके बराबर होती है? कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, अच्छा, तो अब ये वाली फिगर कितनी आ गई? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड 3 लाख। अब अगली दफा क्या होना है देखें, अब जो बैलेंस बच गया है ना ये वाला, इस पे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगी। स्ट्रेट लाइन मेथड में इस पे नहीं रिकॉर्ड हो रही थी, वहां ओवरऑल फार्मूला सेम था, यहाँ पे अब बची हुई वैल्यू पर अप्लाई होगी। इस पे मैंने दोबारा अप्लाई कर दिया जी 40%। 40%, ये हो गया 1,20,000 रुपए। अब एक्यूमुलेटेड कितनी होगी देखें, पहले साल की 20 लाख, 2 लाख जमा 1,20,000। अब एक्यूमुलेटेड कितनी होगी? 3,20,000। अब बुक वैल्यू कितनी रह गई? वही वाली बात आ गई, 5 लाख माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,80,000। ठीक हो गया? आगे आगे हम दोबारा जो बैलेंस बच गया 1,80,000, उस पर मैंने अप्लाई करना है 40%, 72,000। ठीक है, दोबारा अब क्या हुआ, मेरा एक्यूमुलेटेड क्या आ गया? 2 लाख जमा 1,20,000 जमा 72, ये मेरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई। ठीक है, मैंने दोबारा किया जी, मेरे पास आ गई 5 लाख और माइनस दिस, ये आ गई मेरे पास बुक वैल्यू 1,08,000। ठीक हो गया? आगे मैं गया दोबारा, जो वैल्यू बच गई है 1,08,000, इसके ऊपर मल्टीप्लाई किया 40%, इस पे अप्लाई किया 40%, ये आ गया 43,000। दोबारा मैंने डेप्रिसिएशन अपना एक्यूमुलेटेड निकाली सारों की। ठीक है, कि मेरे पास आ गया 4,35,200। ठीक है, मैंने यहाँ पे दोबारा किया कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 64,800। ठीक हो गया? अब देखें यहाँ पे सिर्फ आखिरी ईयर में थोड़ा सा फर्क है। आखिरी ईयर में क्या फर्क है कि मेरी सैलरी वैल्यू कितनी है? सैलरी वैल्यू है मेरी 0। ठीक है, अगर ये 0 है तो मुझे फिर यहाँ पे कितनी वैल्यू चाहिए? मुझे यहाँ पे चाहिए 0। ठीक है, मुझे यहाँ पे चाहिए 0।
यहाँ पे जीरो तभी आएगा जब मैं यहाँ पूरे का पूरा डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर लूं। ठीक है, अब यहाँ पे आके मैं कोई परसेंटेज इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट पूरी की पूरी फिगर जो है ना 64,800 यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ मैनुअली समझ ले, मैंने यहाँ पे एंट्री कर दी है 64,800। अब जो मैंने यहाँ पे एक्यूमुलेटेड निकाला तो वो बिल्कुल उसी तरीके से मैंने जब ये सारों को जमा किया तो फिगर आ गई 5 लाख, और जब मैं ये 5 लाख माइनस 5 लाख किया तो बुक वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, तो जितने का एसेट था मैंने पूरी की पूरी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर ली है और सैलरी वैल्यू 0 रह गई है। यानी कि सिर्फ आखिरी साल के अंदर आके मैंने थोड़ा सा उसको मैनुअली अप्लाई कर दिया। ठीक है, अगर फर्ज करें कि यही यहाँ पे लिखा होता है कि सैलरी वैल्यू जो है ना वो मेरी, मैं ये कहता जी मेरी सैलरी वैल्यू 40,000 रुपए है, फर्ज कर लें, तो फिर क्या होता, फिर मैं कहता कि मुझे यहाँ पे चूंकि 40,000 चाहिए चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे कितनी फिगर लिख लेता, मैं ये कहता कि यार 64,800 में से मुझे 40,000 तो चाहिए चाहिए, तो जो बाकी डेप्रिसिएशन है वो मैं यहाँ पे लिख लेता 24,800। अब आप देखें क्या होता, जब ये 24,800 होता तो यहाँ पे एक्यूमुलेटेड 4,60,000 आ जाती, और ये 5 लाख माइनस 4,60,000 40,000 की सैलरी वैल्यू बच जाती, जो कि मैं चाह रहा हूं कि सैलरी वैल्यू 40,000 पे बची रही। ठीक हो गया जी, ये कॉन्सेप्ट कितना समझ आ गया है? वैसे मुश्किल तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। आगे सर समझ, आगे समझ। अच्छा चलिए, मैंने बता तो दिया, अब मुझे ईमानदारी से बताएं कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्चुअली सीन द वीडियो ऑफ डेप्रिसिएशन। उसमें सारी चीजें हुई हुई हैं। सर डेप्रिसिएशन की वीडियो 5-6 मिनट ही देखी थी, बहुत लंबी थी। हाँ वो दरअसल उसमें थ्योरी भी थी ना अच्छी खासी, सवाल उसके बाद में है बेसिकली। ये स्ट्रेट लाइन का भी वीडियो है। स्टार्टिंग में सर वीडियो बोर थी, बस वो थ्योरी थी सारी। हाँ मैं नेक्स्ट टाइम ना शुरू में गाना डाल दिया करूंगा, डोंट वरी। ठीक, नहीं वो, यस यू आर राइट, दैट वाज बोरिंग, यस ऑब्वियसली। दरअसल उसमें ना थ्योरी बहुत ज्यादा आ गई। ठीक है ना, ज़ाहिर है आपको जो कि पूरा पढ़ाना था ना, जब मैं वैसे पढ़ा रहा होता हूँ तो फिर मेरी कोशिश होती है कि पहले मैं सवाल कराऊं बाद में थ्योरी पढ़ाऊं, ताकि बोरियत का एहसास ना हो। लेकिन चले, मैं नेक्स्ट टाइम मैं गाना डाल दूंगा। यार तुम बड़े गुरु आदमी है, कहते हो बोरिंग थी सर। चलो खैर, अच्छा आप इसमें देखिए एक एक दो बातें समझ लें। बाज जगह पे आप जब सवाल देखेंगे तो ये एक 200% के बजाय यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है, दैट इज कॉल्ड 150%। तो मेरा ख्याल है बड़ी कॉमन सी बात है कि 150% में फिर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बजाय 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। अच्छा, एक तो बात ये सही हो गई। दूसरी बात, ये बात याद रखें कि आपने अगर किताब खोली हो ना, डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर जो है आपकी किताब का, मेरा ख्याल है शायद 7th है शायद, लेट मी सी, जी 7th, दैट इज डेप्रिसिएशन वगैरह। तो जब आप इसके अंदर देखेंगे ना तो आपको बहुत से सिस्टम्स मिलेंगे, स्पेशली एक आपको सिस्टम मिलेगा मॉडिफाइड एक्सेलरेटेड कॉस्ट रिकवरी सिस्टम। ये जो इस किस्म के जितने सिस्टम्स है ना, ये आपको शायद हो सकता है जीडीसी वगैरह मिले। ये सारे सिस्टम ये सारे सिस्टम अमेरिका के टैक्स के सिस्टम्स हैं। ठीक है, कि अमेरिका में टैक्स कैसे अप्लाई होता है और टैक्स का क्या बेनिफिट होता है इस डेप्रिसिएशन के साथ। पाकिस्तान में इस किस्म का कोई सिस्टम काम नहीं करता। पाकिस्तान में सिंपली पता क्या है, पाकिस्तान में उन्होंने बता दिया है कि जितनी मशीनरी है ना उस पे आपने 25% के हिसाब से डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, उसने बता दिया है कि जितनी बुक्स हैं उस पे आपने 5% के हिसाब से डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है। जितना फर्नीचर है उस पे आपने 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है, मशीनरी का 15% है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं एक पाकिस्तानी सवाल देख रहा हूँ ना तो मेरे सामने ये 150% 200% वाले सवाल नॉर्मली नहीं होंगे। नॉर्मली मेरे पास क्या होगा, सिंपल जो भी मशीनरी की कॉस्ट है उस पर 15% अप्लाई कर दिया, जो भी बुक्स है उस पर 5% अप्लाई कर दिया, और इसी तरीके से होगा कि जो बाकी बचेगा उसके ऊपर, यानी कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड।
ठीक है जी। सो दिस इज हाउ पाकिस्तानी क्वेश्चंस मूव्स ऑन। आई होप कि आप ये सारी डिस्कशन के बाद ना आप लोग इंशाल्लाह असाइनमेंट भी बेहतर तरीके से कर लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड के अंदर अगर आपको परसेंटेज दी हुई है ना, इस किस्म की परसेंटेज दी हुई है, फिर आपको कोई 150 या 200 में जाने की जरूरत नहीं है। अगर परसेंटेज दी हुई है तो डायरेक्ट परसेंटेज अप्लाई करते हैं। अगर परसेंटेज नहीं दी हुई और ये लिखा हुआ है कि 200% डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है, डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है, या 150% डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है, फिर आप ये सारा प्रोसेस करेंगे लाइफ के साथ, लाइफ के थ्रू जाके। ठीक हो गया जी? जी सर। तो आपने कोशिश ये करनी है कि एक तो ये असाइनमेंट को ज़्यादा रिवाइज कर लें, दूसरा ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको आप जरूर एक दफा दोबारा समझ लीजिएगा उस ना वीडियो से भी, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स वाला जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है? और डेप्रिसिएशन वाली वीडियो देख ले, थोड़ी सी बोरिंग तो है, मगर जाहिर है उसमें सारी चीजें ज्यादा डिटेल में डिस्कस हुई हुई हैं। कोई सवाल है तो बताएं जी। मिल जाएगी जी इस क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ये वाली? हाँ, मैं रिकॉर्डिंग कर ली है ना, ये मैं अभी आप लोगों के साथ ना मैं देखूंगा साइज नॉर्मल हुआ तो मैं आपके साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर लूंगा। ठीक है? ठीक है। यस सर। हाँ, व्हाट्सएप पे मैं इसको डाल दूंगा इंशाल्लाह। बस 10 एक मिनट के बाद जब वीडियो तैयार होगी तो हम शेयर कर लेंगे इसको। ठीक है सर। कोई सवाल है तो बता दें मुझे। अगर इसके बाद भी कोई सवाल हो ना तो व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है? यस सर। चलिए ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।